इन्होंने सेम टू सेम जैसे सागर मंथन हुआ था ना अपना, वही डिपिक्ट किया हुआ है भाई। ऐसा लग रहा है दूसरे शहर में ही दे दिया इन्होंने गेट नंबर। ट्रेन ले ली, पैदल भी ख़त्म ही नहीं होके दे रहा रास्ता। फाइनली भाई पहुंच गए। पूरे एयरपोर्ट का आखिरी गेट है ये, देखना कहाँ बिल्कुल कोने में दे दिया। चलो बैठते हैं। इंडिया या फिर किसी भी कंट्री से डायरेक्ट आपकी इस आइलैंड की फ़्लाइट है, फिर इस आइलैंड से किसी और कंट्री की फ़्लाइट है, चाहे जितने भी दिन बाद की हो। तो आपको कोई भी वीज़ा नहीं चाहिए एज ए इंडियन। तो वीज़ा फ्री हो गया एक तरह से वियतनाम आपके लिए, लेकिन सिर्फ आप इस आइलैंड में जा सकते हो। लो जी लो, स्वागत है आपका फू क्वैक आइलैंड वियतनाम में। बाहर देख के ऐसा लग रहा है वेदर थोड़ा सा अच्छा है यहाँ का। थोड़े बहुत सवाल तो करेंगे, स्पेशली इंडियन पासपोर्ट देख के तो सवाल जवाब करते ही। यहाँ के भाई 60,000 रुपए की मिली है ये मैंगो स्मूदी, लगभग इंडिया के आप लगा लो। इस तरह के स्कूटर रेंट पे ले लो। अब ये बोल रहे हैं एक दिन का है 2 लाख का स्कूटर, यहाँ के 2 लाख। मतलब हनीमून कपल्स के बीच में काफी फेमस है ये आइलैंड, और एक्सपेंसिव भी नहीं है इतना, मतलब इतना सस्ता भी नहीं है और एक्सपेंसिव भी नहीं है। चलो भाई चलो, स्कूटर करके आना है वापस अपने को और एयरपोर्ट भी निकलना है, तो फटाफट से इसको अनलॉक किया जाए। देख रहे हो चाबी इस तरह से अनलॉक होती है। लेट्स गो भाई। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी फ़िलहाल थाईलैंड की कैपिटल सिटी बैंकॉक में, और आप देख रहे हो भाई साउथ ईस्ट एशिया की ये ट्रिप, जिसमें हम 9-10 देश ऐसे कवर कर रहे हैं। 8 देश मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ, 2 नए देश कवर करूँगा। कौन से होंगे वो अभी पता चलेगा आने वाली वीडियोज़ में। बट आज मैं जा रहा हूँ भाई बैंकॉक से लेके फू क्वैक करके एक आइलैंड है वियतनाम का, जिसे भाई हनीमून आइलैंड भी बोलते हैं। मतलब स्पेशली लोग हनीमून के लिए जाते हैं, और ऐसा कई लोग कहते हैं कि बेटर है भाई मालदीव्स, बाली वगैरह से। वो तो जाके पता चलेगा बाकी क्या सीन है वहाँ पे। यहाँ से अपनी डायरेक्ट फ़्लाइट है 1 घंटा 20 मिनट की केवल। जी हाँ भाई, छोटी सी फ़्लाइट है बैंकॉक की। वीज़ा वगैरह का प्रोसेस पूरा एयरपोर्ट पहुँच के बताऊँगा। अभी फ़िलहाल टैक्सी बुक कर ली है, टैक्सी में लगेज लोड करके लोकेशन पहले लगाई है जहाँ पे ये स्कूटी रेंट पे वापस करनी है, फिर वहाँ से आगे निकलेंगे। तो पहले स्कूटी देनी है फिर एयरपोर्ट। लो जी लो, टैक्सी आ गई है अपनी। फटाफट सूटकेस डाल के मैं स्कूटी से निकलता हूँ। होटल रूम में ना मिनी बार था, तो जो भी चीज़ आप यूज़ करोगे उसके पैसे लगेंगे। तो अभी चेकआउट के वक्त वो रिसेप्शन वाली कहती कि आपने एक बियर पी है उसका चार्जेस दे दो। मेरे ख्याल 100-110 बात मांग रही थी, इंडिया के 300-400 रुपये। मैंने कहा भाई हमने ज़िंदगी में आज तक बियर का टेस्ट भी नहीं लिया, तुम कह रहे हो कि बियर पी है, कैसे हो सकता है? पी है, हो ही नहीं सकता। तो असल में ना रात में हमारे रूम का एसी ख़राब हो गया था, तो मैंने इनको कॉल किया 12:30-1 बजे, तो इन्होंने रूम चेंज करके दिया। तो जो रूम चेंज करवाने आई है, मुझे लग रहा है भाई उसने कुछ घपला कर दिया। उसने हमारे पुराने वाले रूम से, जो पहले रूम था, उसमें से मिनी बार में से बियर निकाल ली होगी या पी ली होगी, और इन्होंने अब हमारे पे डाल दिया। मैं तो अड़ गया भाई, हो ही नहीं सकता जब मैंने आज तक ज़िंदगी में पी नहीं। तुम कोका कोला वगैरह बोलते तब भी मेरे को समझ आता, चलो समझ क्या, मैंने पी नहीं तो मैं क्यों ही झूठ बोलता। बट बियर का बोल रहे हो सीरियसली? मैंने तो नहीं दिए भाई। फिर चलो अच्छा था स्टाफ, ज़्यादा उन्होंने वो नहीं करी बहसबाजी। फिर कहती ठीक है जाओ, पर 10 मिनट वेस्ट करवा दिए फालतू के। यहाँ देखना भाई बैंकॉक में कितने मंदिर है, जगह जगह पे आपको अलग अलग मंदिर दिख जाएंगे। मंदिर या फिर मतलब बुद्धिज़्म का वो है। चलो जी पहुँच गया हूँ वापस, और ये दे दिए गाड़ी, जैसे मैं गाड़ी मतलब स्कूटर, और जिस कंडीशन में लिया था भाई वैसे के वैसे ही दे दिया। कहीं से ठुका ठुका तो है नहीं वैसे भी। लेट्स गो। 1000 थाई बात जो डिपॉजिट दे रखा है वो ले लेते हैं और निकलते हैं। टैक्सी बाहर खड़ी है। लो जी लो, पहुंच गए एयरपोर्ट भाई। बहुत बिजी एयरपोर्ट रहता है, भीड़ पूरे टाइम देखना भाई। ये है अपनी फ़्लाइट 2:40 विथ जेट एयरवेज फूकॉक की। C नंबर काउंटर पे जाना, मतलब रो पे जाना है। कुछ भी खाना भी नहीं खाया हुआ भाई, पता नहीं यहाँ पे कुछ वेजिटेरियन मिलेगा या नहीं मिलेगा एयरपोर्ट पे, देख लेंगे। क्योंकि अभी पूरे 3 घंटे है फ़्लाइट उड़ने में, तो टाइम तो है इनफ मेरे हिसाब से। अभी थोड़ा लगेज का प्रॉब्लम हो सकता है। हमारे सूटकेस 23-23 किलो के है, और लगेज अलाउड है 20-20 किलो। तो मैंने अभी सुबह ही ना 15 किलो एडिशनल बैगेज खरीद लिया था 1500 रुपये में इंडिया के। अब वो अकाउंट से पैसे तो कट गए, बट इनकी वेबसाइट पे वो फेल्ड दिखा रहा है। तो इनसे बात करनी पड़ेगी भाई, पेमेंट दिखा के ना, कि भाई मेरी तो पेमेंट हो गई है, अब मुझे 15 किलो चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर इन्होंने 3-3 किलो एक्स्ट्रा के पैसे लिए तो बहुत मोटा बिल बना देंगे ये। लेट्स सी। बाकी भाई साहब गंदी ही लाइन लगी पड़ी है, इतनी भीड़ में कौन घुसेगा। ये मशीनें लगी है, इससे देखता हूँ करके। फिर बैगेज ड्रॉप में तो शायद इतनी लाइन होगी नहीं भाई। इन्होंने तो लगेज को लेके स्ट्रिक्ट लिख रखा है, 7 किलो मैक्सिमम है, 3 किलो ये वाला मैक्सिमम है,
और बैगेज जो भी आपकी लिमिट है वो है 20 किलो। अब देखते हैं भाई क्या होगा। कल तो मुझे लग रहा है नंबर आने में ही 1 घंटा लग जाएगा। देखना कितनी तगड़ी भीड़ है भाई साहब, इतने सारे लोग खड़े हुए हैं। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद देखना भाई साहब, इन्होंने सेम टू सेम जैसे सागर मंथन हुआ था ना अपना, वही डिपिक्ट किया हुआ है। और बीच में देखो शिव जी है, मतलब इनके तो कोई और गॉड होंगे, बट हमारे हिसाब से शिव जी है जिन्होंने विश मतलब अपने कंठ तक लिया था ताकि उसके आगे का प्रक्रिया शुरू हो सके। देखना भाई सेम डिट्टो, एक तरफ ये शायद से देव होंगे सारे और उधर सारे दानव है, वो देखो। मतलब भाई कितनी सिमिलैरिटी है इनके कल्चर और हमारे कल्चर में, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम। वो देखो जिस सांप का यूज़ किया गया था वो ड्रैगन की तरह दिख रहा है बस इनके केस में थोड़ा सा। भाई S101 नंबर है अपने गेट का। क्या ट्रेन व्रेन लेके जाना पड़ेगा क्या? इतना क्या बड़ा एयरपोर्ट है भाई, गेट ट्रेन लेके जाएंगे? देखते हैं चलो। बाकी हाँ भाई ट्रेन ही लेनी है यहाँ से जाने के लिए ना। बताओ, बैंकॉक एयरपोर्ट पे भी ट्रेन चलती है। भाई ऐसा लग रहा है दूसरे शहर में ही दे दिया इन्होंने गेट नंबर। ट्रेन ले ली, पैदल भी ख़त्म ही नहीं होके दे रहा रास्ता। अभी भी S107 तक पहुँचे हैं, 101 है अपना, बहुत चलना है अभी भी। फाइनली भाई पहुँच गए। पूरे एयरपोर्ट का आखिरी गेट है ये, देखना कहाँ बिल्कुल कोने में दे दिया। चलो बैठते हैं। तो भाई ये जो हमने टिकट बुक करी थी ये करी है वेट जेट एयरवेज़ की, और मेक माई ट्रिप से करी थी मैंने। तो सबसे पहले करी मैंने 13,500 रुपये की एक बंदे की, जिसमें मुझे 20 किलो चेकड इन बैगेज मिला था और 7 किलो कैबिन बैगेज मिला था। ठीक है, तो टिकट बुक करने के ना कुछ 5-6 दिन बाद मेरे पास ईमेल आता है कि आपकी जो फ़्लाइट है ना वो एयरलाइन वालों ने चेंज कर दी है। मतलब इस वाली फ़्लाइट से अब 2.5-3 घंटे पहले की फ़्लाइट, पहले जो फ़्लाइट थी वो आज के दिन ही थी मेरी 5:30 की शाम को, बट उन्होंने अब हमें दूसरी फ़्लाइट में ट्रांसफ़र कर दिया जो 2:40 पे है, जिसमें हम जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, 3 घंटे पीछे हो रही है। तो मैंने नई वाली टिकट डाउनलोड कर ली, और नई वाली टिकट में भी सेम लिखा हुआ था कि दोनों बंदों का 20-20 किलो बैगेज अलाउड है और 7 किलो कैबिन बैगेज अलाउड है। तो अब हम एयरपोर्ट आ गए, यहाँ पे चेक इन करने लगे। अब सुबह हमारा क्या था ना, हमारे बड़े वाले लगेज थे 23-23 किलो के, तो मैंने ना ऑलरेडी सुबह ही खरीद लिया 15 किलो एक्स्ट्रा। मैंने कहा कि वहाँ पे लूँगा तो बहुत महंगा देंगे, ऑनलाइन 500 थाई बात में 15 किलो मिल गया, मैंने ख़रीद लिया। अब उसकी पेमेंट हो गई, लेकिन वहाँ पे ट्रांजेक्शन में फ़ेल दिखा रहा था। मैंने कहा पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं। तो चेक इन काउंटर पे पहुँचे। अब वहाँ पे क्या हुआ कि इसकी टिकट जो थी उसमें तो 20 किलो दिखा रहा है, बैगेज अलाउंस हो गया चेक इन, लेकिन मेरी वाली टिकट में ना सिर्फ 15 किलो दिखा रहा है। मतलब जो मैंने आज परचेज़ किया ना 15 किलो, सिर्फ उतना ही लगेज दिखा रहा था। जो मेरा 20 किलो पहले वाली ख़रीदा हुआ था वो शो ही नहीं कर रहा था इनके उसमें। तो कई देर तक फिर बातचीत हुई, उन्होंने अपने फ़ोन किया सुपरवाइज़र वगैरह को, सब कुछ हो गई बातचीत, बट उनको नहीं मिला। तो अब यही सोल्यूशन दिया उन्होंने कि आप अपने जिस भी वेबसाइट से बुक किया उनके कस्टमर सपोर्ट पे बात करके उनसे रिफ़ंड का प्रोसेस लो। अभी आपको पे करने पड़ेंगे। कितने पे करने पड़ेंगे? 2300 थाई बात, इंडिया के लगभग 7,000 रुपये। तो अब इन्होंने मेरे से 7,000 रुपये पे करवाए हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बैगेज के, जबकि मैंने 15 किलो के सुबह 1500 रुपये और पे करे हैं। तो अब देखेंगे, मेक माई ट्रिप से बात करेंगे, अगर रिफ़ंड वगैरह होता है तो अच्छी बात है, वरना 7,000 रुपये का फटका लग गया फालतू फंड का। बाकी इन्होंने पूछा कि कितने दिन के लिए जा रहे हो, मैंने कहा 4 दिन के लिए। तो वीज़ा तो चाहिए नहीं, वीज़ा बताता हूँ। तो इन्होंने पूछा भी नहीं कुछ। इन्होंने कहा आगे कहाँ जा रहे हो, तो हमारी फ़्लाइट है आगे डायरेक्ट सिंगापुर की। तो इन्होंने कहा सिंगापुर की फ़्लाइट दिखा दो, मैंने दिखा दी। वीज़ा मांगा नहीं, वीज़ा था दिखा देता मैं। बाकी और कुछ नहीं मांगा एयरलाइन वालों ने, और इमिग्रेशन में तो कुछ भी नहीं हुआ, सीधा स्टैम्प मारा और जाने दिया। तो ये सारा प्रोसेस था भाई। बाकी वीज़ा की बात करें भाई, वैसे अगर आप वियतनाम मेनलैंड जाना चाहते हो तो इंडियंस को वीज़ा चाहिए, जो आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इससे रिलेटेड, यहाँ कहीं पर लिंक आ जाएगा, आप चेकआउट कर लेना। ऑस्ट्रेलिया ट्रिप के दौरान 3-4 दिन में वीज़ा आ जाता है, 2200-2300 रुपये का इंडिया के, बहुत ईजी वीज़ा, ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगते। बट अगर आप जा रहे हो भाई फुक्वेक आइलैंड, आई होप यही प्रोनाउंसिएशन होती होगी, तो अगर आप इस आइलैंड जा रहे हो और इंडिया या फिर किसी भी कंट्री से डायरेक्ट आपकी इस आइलैंड की फ़्लाइट है, फिर इस आइलैंड से किसी और कंट्री की फ़्लाइट है, चाहे जितने भी दिन बाद की हो, तो आपको कोई भी वीज़ा नहीं चाहिए एज ए इंडियन। तो वीज़ा फ्री हो गया एक तरह से वियतनाम आपके लिए, लेकिन सिर्फ आप इस आइलैंड में जा सकते हो,
किसी और सिटी में नहीं जा सकते वियतनाम की। अगर आप किसी और सिटी में जाओगे तो आपको वियतनाम का वीज़ा लेना पड़ेगा, लेकिन खाली अगर इसी आइलैंड में आके सीधा निकल जाओगे तो कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपका ले ओवर है हनोई में, जो कि कैपिटल सिटी है वियतनाम की, खाली ले ओवर है, आप मतलब ट्रांजिट कर रहे हो वहाँ से, एंट्री नहीं ले रहे वियतनाम में, तब भी आपको वियतनाम का वीज़ा नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप हनोई में रुक रहे हो, मतलब एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हो, एक दिन के लिए निकल रहे हो भले ही, तब उस केस में आपको वीज़ा चाहिए होगा। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका अभी नया नया पासपोर्ट है या अभी अभी शादी हुई है, हनीमून पे जाना चाहते हो, तो आप इस आइलैंड को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, वीज़ा चाहिए नहीं, 30 दिन तक आप रह सकते हो। खैर 30 दिन तो कौन ही आएगा, 3-4 दिन में इनफ है। तो आप इसको ऑल्टरनेटिव देख सकते हो बाली का या फिर मालदीव्स वगैरह का। मालदीव्स थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम लग्जरी साइड हो जाता है, बट ये आइलैंड मैंने काफ़ी सुना है बहुत अच्छा है। बाकी आपको आने वाली 1-2 वीडियोस में दिख ही जाएगा कैसा है कैसा नहीं। तो वीज़ा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 30 दिन तक वीज़ा फ्री इंडियंस वहाँ पे जा सकते हैं। शर्त यही है कि आपको डायरेक्ट उसी आइलैंड पे लैंड करना है और वहाँ से किसी और कंट्री में जाना है, मतलब आप हनोई के किसी और सिटी में नहीं जा सकते, तब आपके लिए वीज़ा फ्री है बिल्कुल। चलो जी चलो, टाइमली बोर्डिंग शुरू हो गई है, सब लोग जाना शुरू हो गए हैं, बस लगते हैं थोड़ी देर में लाइन में। भाई फ्लाइट तो फुल है ऑलमोस्ट, अपने को साइड वाली सीट मिली है, लेग रूम भी बड़ा ही कम है, एक यहाँ पे ट्रे टेबल है बस, और कोई भी स्क्रीन वगैरह नहीं है। फ़्लाइट की भी हालत थोड़ी ख़राब सी लग रही है, सब कुछ हिल सा रहा है भाई। बाकी बैग आ गया नीचे, और यहाँ का थोड़ा फ़ायदा ये है कि पैर बाहर निकाल सकते हैं, बस इतना ही वो है। लो जी लो, स्वागत है आपका फू क्वैक आइलैंड वियतनाम में। बाहर देख के ऐसा लग रहा है वेदर थोड़ा सा अच्छा है यहाँ का, मतलब देखना बारिश वाला माहौल लग रहा है ऊपर। बाकी तो गर्मी का तो बाहर ही निकल के पता चलेगा, अंदर तो नहीं पता चलता। भाई इनके एयरपोर्ट का नाम है सन या सुन, जो भी बोल लो आप, सन एयरपोर्ट या सुन एयरपोर्ट। चलो इमिग्रेशन पहुंचने वाले हैं, अभी रिकॉर्डिंग कर नहीं सकता। चलो जी चलो, इमिग्रेशन हो गई है क्लियर। लिटरली भाई इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुंह तक नहीं खोला, मतलब कुछ भी नहीं पूछा भाई, लिटरली कुछ भी नहीं। मेरे को लगा था भाई वीज़ा फ्री कंट्री है, थोड़े बहुत सवाल तो करेंगे, स्पेशली इंडियन पासपोर्ट देख के तो सवाल जवाब करते ही है, कितने दिन के लिए आए हो, कहाँ जाओगे, होटल बुकिंग दिखाओ, ये वो। कुछ भी नहीं पूछा, पासपोर्ट लिया, स्टैंप मारा, 5-10 सेकंड 15 सेकंड में निपटा दिया। 30 दिन का स्टे मिला अपने को, हम तो 4 दिन ही है, इसके बाद सिंगापुर चले जाएंगे। बट आप प्रिपेयर्ड होके आना भाई, आपके केस में हो सकता है पूछ ले, बट हमारे केस में लिटरली कुछ भी नहीं पूछा, नो क्वेश्चंस। बाकी अपना लगेज आएगा जी 3 नंबर बेल्ट, और इस तरह का एयरपोर्ट है। देखो यहाँ भी भाई घोड़े वोड़े, घोड़ा है, यूनिकॉर्न है, जो भी है, अच्छी डेकोरेशन कर रखी है। देखो भाई इधर देखोगे आप, मतलब ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है बट सुंदर बना रखा है, मॉडर्न भी है, फैसिलिटीज़ भी सारी है, और वैसे भी दिखने में अच्छा है। एयरपोर्ट जैसा भी हो भाई, आइलैंड मैंने सुना है बहुत बढ़िया है, मतलब मज़ेदार नज़ारे दिखते हैं, करने की भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है, ऐसा नहीं कि बोर हो जाओगे। इसी रीज़न की वजह से 4 दिन रखा हमने यहाँ पे, तो आराम से 4 दिन में कवर करेंगे। स्कूटर रेंट पे लेके घूमे फिरेंगे पूरा आइलैंड। लो जी लो, सूटकेस आ गए अपने। अब सबसे पहले देखते हैं करेंसी का और सिम कार्ड का। मतलब लिटरली भाई ये राइट साइड में कस्टम है, लेफ्ट में इमिग्रेशन था, और ये सारे मनी एक्सचेंज, ये देखो सिम कार्ड वगैरह सब यहीं मिल रहा है, तो किसी भी एक काउंटर से ले लेते हैं भाई। सिम कार्ड के ये प्लान है अलग अलग दिन के हिसाब से। अपना जो हमने लिया मिनिमम 5 डेज़ का है, $5, अनलिमिटेड इंटरनेट है, इसमें कॉलिंग कुछ नहीं है, तो ठीक है। चलो कॉलिंग क्या करनी, इंडिया वाला नंबर एक्टिव है मेरा, उससे कॉल वॉल कर लूँगा अगर यहाँ लोकल करनी पड़ी। तो $5 में मिल रही है अपने को लगभग वही 400-450 रुपये के आसपास सिम, फिजिकल सिम है, ई सिम। तो भाई सिम तो ले ही लिया, साथ साथ में जितने भी अपने थाई बात बचे हुए थे ना, थाई बात भी दे के वियतनामीज डोंग ले लिया है। वियतनामीज डोंग, हाँ यही है करेंसी का नाम, तो वो भी ले लिया। बाकी कम ही है ये, तो थोड़ा सा अपना ATM से भी निकालने पड़ेंगे। इतने वियतनामीज डोंग अपने बच रहे हैं सिम कार्ड लेने के बाद। 200 ओके, 4, 6, 8, 10. Yeah. ओके 3 lakh, या 10,000. थैंक यू सो मच। लो भाई 13,10,000 वियतनामीज डोंग मिल गए अपने को, मस्त एकदम, थैंक यू भाई। ATM तो अंदर था नहीं एयरपोर्ट के, वो कह रहे हैं बाहर है, बाहर निकल के राइट जाओगे तो ATM दिख जाएगा। तो पहले तो ATM चल के भाई पैसे निकाले जाए, क्योंकि जो मिले अभी 13 लाख वो तो बहुत कम है। मतलब नंबर वाइज आपको लग रहा होगा 13 लाख बड़ा अमाउंट है, बट एक्चुअल में बड़ा अमाउंट नहीं है।
तो एटीएम से निकलवा लेता हूँ इंडिया के 10-12 हज़ार रुपये, इनफ रहेंगे 4 दिन के लिए। होटल वोटल सब बुक ही है अपना। बाकी वैसे करेंसी की बात करें इंडिया के कंपैरिजन में, तो इंडिया का 1 रुपये यहाँ के भाई 285 बन जाते हैं इनके डोंग। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। बट वैसे इतनी सस्ती कंट्री नहीं है, आप सोचोगे कि भाई कोड़ियों के भाव मिल रहा है सब कुछ, उतना भी सीन नहीं है। वैसे ओवरऑल एक्सपेंसिव नहीं है कंट्री। अभी कैब वैब लेंगे ना, उससे आपको अंदाज़ा दूंगा मैं। फिलहाल एटीएम कहाँ है वो देखते हैं। सुबह से भाई कुछ खाया नहीं हुआ, तो वेजिटेरियन तो नहीं है, पर यहाँ स्मूदी वगैरह मिल रही है, तो एक मैंगो स्मूदी ले लेता हूँ, फिर आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। इस तरह का है एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही। तो ये देखो भाई, इस तरह के करेंसी नोट है, डोंग लिखा हुआ है, 5000 का नोट है ये यहाँ के इंडिया के। अब आप 285 से डिवाइड कर लो, लगभग 20 रुपये बने। तो 20 रुपये से भी कम बने, 20 रुपये का नोट है ये इंडिया के हिसाब से। ये है भाई यहाँ का 10,000 का नोट, लगभग इंडिया के 40 रुपये। और ये देखो भाई कितना बड़ा नोट है, 1 लाख का भाई साहब, मतलब 400 रुपये इंडिया के हो गए। इसके बाद भाई 2 लाख का भी नोट है, लगभग इंडिया के 800 रुपये। और ये 50,000 का नोट है, शायद 5 लाख का भी नोट होगा, पता नहीं, अभी हमारे पास तो नहीं है। यहाँ के भाई 60,000 रुपये की मिली है ये मैंगो स्मूदी, लगभग इंडिया के आप लगा लो 200-220 रुपये के आसपास। देख रहे हो, भीड़ तो भाई पूरी है यहाँ टूरिस्ट की। एटीएम ढूंढ रहा हूँ, ये रहा, मिल गया, एलिवेटर के पास में ही है। एक यहाँ है और एक उधर भी है, वो रहा। चलो कैश निकलवाते हैं जरा। तो भाई यहाँ के 20 लाख निकाल लिए, इंडिया के मेरे ख्याल 7-8 हज़ार रुपये बनेंगे। अब देखते हैं, निकल रहे, हो रहे काउंट हो रहे हैं। वेरी गुड, लो जी लो, ये आ गए 5-5 लाख के ही आए हैं। देख रहे हो भाई, इस तरह का नोट है इनका, 5 लाख का। इंडिया के लगभग 2,000 रुपये हो गए हैं भाई साहब। तो भाई इतने पैसे ही नफ रहेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपना 4 दिन का गुजारा हो जाएगा। स्कूटर रेंट पे लेना है और अपना खाना पीना है, बस यही सब है। और जो थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करेंगे वो। तो यहाँ भी भाई टैक्सी की जो ऐप है वो ग्रैब चलती है, ग्रैब से टैक्सी बुक कर ली अपने होटल की। भाई मस्त नज़ारे हो रहे हैं और गर्मी भी नहीं लग रही। शाम के 4:30 हो रहे हैं इस टाइम पे, अच्छा माहौल है। चलो टैक्सी में चलते हैं। 7-8 किलोमीटर है अपना रिजॉर्ट जो है, मेरे ख्याल 10-15 मिनट लगेंगे मैक्स टू मैक्स। ये अपने ड्राइवर है सामने। बाहर से भाई इस तरह का एयरपोर्ट है, ये देख सकते हो आप, फुक्वेक। और इन वाले टैक्सी वाले भाई साहब ने तो मना कर दिया, इतनी बड़ी टैक्सी है, कह रहे लगेज ज़्यादा आपका नहीं ले जा पाऊँगा। अब देखो यहाँ पे एक आए तो है मोहतरमा, इनके साथ ही जाएंगे। नेगोशिएशन चल रहा है थोड़ा बहुत। ग्रैब में 1,70,000 दिखा रहा है, तो मैंने उतना इनको बोल दिया, मैंने कहा ले चलो भाई, 7 किलोमीटर ही तो है। अब देखो मानती है कि नहीं मानती है। देख लो भाई, सेम गाड़ी है, उन भाई साहब के ड्राम में थे। ये मेरे को लग रहा है ऐसे ही करते हैं, कस्टमर को बाहर तक लाने का इनका तरीका है, फिर ये अपने मन चाहे प्राइस। क्योंकि मैंने ये जो गाड़ी बुक करी थी 1,30,000 में करी थी ग्रैब में, बट उन भाई साहब ने मना कर दिया। बाहर तक ले आया तब नहीं दिखे उसे सूटकेस, और बाहर आके मना कर रहा है। भाई आइलैंड ना है तो खूबसूरत काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा बसावट नहीं है, काफ़ी शांति शांति से फील हो रही है। और एयरपोर्ट के पास वाला एरिया तो पूरा अभी कंस्ट्रक्शन स्टेज पे ही है, वहाँ पे तो सुनसान था पूरा। लेकिन अब जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं आगे, रेस्टोरेंट वगैरह, ये छोटे छोटे होटल्स वगैरह, ये सब दिख रही है। तो खैर हमारा तो रिजॉर्ट मतलब बंगलो टाइप का ही अंदर ही है उसमें, और आसपास पता नहीं कैसा माहौल होगा वहाँ। इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी सारे हैं, मैंने गूगल पे देखे ना, कम से कम 13-14 इंडियन रेस्टोरेंट दिखा रहा है भाई। हर जगह है इंडियंस भाई, मज़ेदार, मतलब जहाँ भी घूमने जाओ आपको इंडियन खाना मिल ही जाएगा, दिक्कत नहीं होती। और बादल इधर तो दिख नहीं रहे मुझे, तो होपफुली 4 दिन बारिश ना आई हो तो बढ़िया, वरना घूमने में फिर अड़चन आती है। बाकी रोड रूल्स देखोगे भाई तो वापस से वही उल्टे हो गए हैं, मतलब थाईलैंड में तो इंडिया जैसे ही थे। एक्चुअल में जिन जिन देशों में ब्रिटिशर्स ने राज किया ना, वहाँ के रूल्स आपको इंडिया वाले ही सेम दिखेंगे, जैसे थाईलैंड हो गया, इंडिया हो गया। अब इन देशों में बिल्कुल अपोजिट रहता है, गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील होता है वो भी आपको देखोगे लेफ्ट साइड में दिखेगा, और जो रोड पे रूल्स है वो राइट साइड में चलने की है इस तरफ। लो जी लो, पहुंच गए हैं, यहीं कहीं पे दिखा रहा है अपना। एक्चुअली मैंने एयरबीएनबी से बुक करा है एक विला टाइप का, मतलब वो है तो रिजॉर्ट, बट रिजॉर्ट के अंदर विला है। ये मेरे को लग रहा है गलत ले रहे हैं, लेफ्ट राइट साइड में था शायद से। बाकी ये यहाँ के है भाई, इनको तो पता ही होगा, छोटा सा तो आइलैंड है, इनको तो चप्पे चप्पे के बारे में पता ही होंगी यहाँ के। भाई देखो पतली पतली गलियों में जाके है, मतलब ये पूरा ना गांव टाइप का ही बना हुआ है, इधर मेन सिटी सेंटर से थोड़ा सा दूर है शायद। लो भाई लो, पहुंच गए फाइनली। ये रोड तो चौड़ी है, अच्छी बात है। चलो भाई 170 ही लिए इन्होंने। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जब वियतनाम पहले गया था ना, भी 1-2 महीने पहले, तो वहाँ पे मेरे साथ छोटा सा स्कैम हो गया था। ये
कि उन्होंने एयरपोर्ट पे बोला मुझे कुछ और अमाउंट, और जब होटल के बाद ड्रॉप किया ना तो मेरे से 10 या 20 हज़ार वहाँ की करेंसी के ज़्यादा ले लिए थे टोल टैक्स के नाम पे। तो ये लोग करते हैं ऐसा, बट इस आइलैंड में नहीं है। चलो अच्छी बात है भाई, बढ़िया है। तो भाई इस तरह का है एरिया पूरा, देखो मस्त एकदम। ये सारे विलास बने हुए हैं। इधर रिसेप्शन, थैंक यू, ओके। बैग छोड़ देते हैं भाई, चेक इन करते हैं पहले चल के। भाई इनका डॉगी देखना कितना प्यारा सा है मस्त जगह है यार। ये रिसेप्शन था यहाँ का, देख लो। तो भाई ये यहाँ का स्विमिंग पूल है, जो कि ऑब्वियसली प्राइवेट नहीं है, सबके लिए ही है जिसको भी हो। तो मैंने ना बुक किया था पूल व्यू वाला, तो मुझे लगा ये वाले तीनों में से कोई मिलेगा, बट ये फुल है तो अपने को मिला नहीं, क्योंकि चेक इन लेट किया है। तो अपने को ये वाला बंगलो मिला है, मतलब बंगलो या विला। अब इससे भी वैसे देखा जाए पूल व्यू तो है ही है, देखो सामने दिख रहा है, पर वो मिल जाता तो बढ़िया था, सीधा निकलते ही पूल में जा सकते हैं ना। तो चलो टूर दे देता हूँ। बाहर का एरिया कुछ इस तरह का है भाई, आप देख सकते हो। अंदर यहाँ पर पहले तो एक टेबल चेयर लगी हुई है, बैठ के खाना वाना खाना हो या वैसे ही रिलैक्स करना हो, इस तरह के भाई रूम है। एक किंग साइज़ बेड लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है स्प्लिट, टीवी लगा हुआ है, केटल वगैरह, पानी की बोतल है, नीचे फ्रिज है। इधर से बाहर का पूरा नज़ारा दिखता है मस्त। पर्दे लगा लो वैसे तो बंद हो जाएगा। इधर वॉशरूम है, ये अलमीरा टाइप है भाई, और ये वॉशरूम है, ठीक ही है साइज़, मतलब इनफ है, तो सही बना हुआ है भाई। प्राइस सुन के आप और हैरान हो जाओगे। इंडिया के सिर्फ 1600 रुपीज़ का पड़ा है पर डे। 3 रातों के लिए बुक किया है 5250 रुपये का। सोचो भाई कितना सस्ता है। मतलब इंडिया में इतने 1 BHK अपार्टमेंट नहीं मिलते एयरबीएनबी में 2000 से कम। यहाँ 1600 में पूरा एक ये विला टाइप का मिल गया विद स्विमिंग पूल, और क्या चाहिए, है ना। बाकी है जी कॉमन एरिया, यहाँ पे भी आप बैठ के चिल मार सकते हो, और पेड़ वेड़ पूरे है, मस्त हरियाली है। ये देखो फाउंटेन भी लगा हुआ है यहाँ पे, छोटा सा ब्रिज है, इस पे चल नहीं सकते ऑब्वियसली। और मछलियाँ भी है भाई, हाँ कितनी सारी मछलियाँ भाई साहब, ऑरेंज। तो अच्छा खासा एरिया है। और बाहर का एरिया पूरा थोड़ा सा मतलब विलेज वाली वाइब है। ये इनका डॉगी देखो बाहर आ गया, ऐसे ओपन में घूम रहा है। हेलो मिस्टर, हाउ आर यू, काटना नहीं है। तो जगह का नाम है भाई ये NGOC ट्राई शान रिजॉर्ट एंड बंगलो। एयरबीएनबी पे मिल जाएगा, रेकमेंडेड, अच्छी जगह है अभी तक तो फ़िलहाल। बाकी इनका ये नंबर भी दे रखा है, अगर आप डायरेक्ट कॉल करना चाहो तो कर सकते हो। इस तरह का एरिया है बाहर का भाई। अभी तो चलो रोशनी है, थोड़ा सही है, मेरे को लग रहा है रात में ये सुनसान सा हो जाएगा, बट वैसे मैंने सुना है सेफ़ है ये आइलैंड, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बार बार टैक्सी बुलाना तो सरदर्दी का काम है। आपने देखा 7 किलोमीटर के लिए कितने ज़्यादा पैसे लग गए टैक्सी में। तो सबसे बेस्ट है इस तरह के स्कूटर रेंट पे ले लो। अब ये बोल रहे हैं 1 दिन का है 2 लाख का स्कूटर, यहाँ के 2 लाख, और अगर आप 3 दिन के लिए बुक करोगे तो पर डे पड़ेगा आपको 1.5 लाख का। तो 1.5 लाख कितना हो जाता है, मेरे ख्याल 500 रुपये के आसपास हो जाता है शायद से। तो 450-500 रुपये पर डे स्कूटर का पड़ रहा है। तो मैं इन्हीं से ले लूँगा, रिजॉर्ट वालों से ही ना, इनके पास ही है ये, क्योंकि भाई इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ से 3-4-5 किलोमीटर दूर है, जो मेन सिटी सेंटर होगा शायद वहाँ पे। तो बार बार टैक्सी करके जाना फ़ायदा नहीं, अपना स्कूटर 3 दिन के लिए लेके मस्ती से उसी में घूमूंगा। बाकी एक यहाँ पे भाई शेयर्ड किचन भी है, देख सकते हो। हेलो, इस तरह से। तो अगर आपको कुछ भी कुकिंग वुकिंग करनी हो यहाँ पे आप कर सकते हो। बर्तन वर्तन है, सामान अपना लाना है, सिंक है, गैस स्टोव है, फ्रिज है, कुकर है, राइस कुकर, माइक्रोवेव है। तो कुकिंग का भी पूरा जुगाड़ है अपना। थोड़ा बहुत जो हम इंडियन सामान लाए हैं, रेडी टू ईट वगैरह, वो भी यहाँ कुक कर सकते हैं, वरना इंडियन रेस्टोरेंट तो है ही, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो थोड़ा ज़रा रेस्ट करते हैं 10-15 मिनट, आधा घंटा, फ्रेश वगैरह होके खाने जाएंगे। पहले तो भूख लग रही है क्योंकि। और तो और भाई इंटरनेट भी 400 MBPS का प्लान है। वाईफाई राउटर कमरे में ही लग रहा है, यहाँ बंगलों में इतना तेज़ इंटरनेट आ रहा है। अपलोड भी 400 MBPS, डाउनलोड भी। मतलब मस्त जगह है भाई मेरे हिसाब से। अगर 1-1.5 महीना रहना हो ना, मतलब 1 महीने का वीज़ा मिलता है, वीज़ा क्या वो स्टे पीरियड जो भी है, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो रह के। नेट भी अच्छा है, फैसिलिटीज़ भी है, पोल्यूशन वगैरह तो होगा ही नहीं यहाँ ज़्यादा, और माहौल भी मस्त है एकदम। चलो भाई स्कूटर रेंट पे ले लिया 3 दिनों के लिए। ये मिला है हमें सिल्वर कलर वाला, और 4.5 लाख बन रहे थे 3 दिन के, बट 4 लाख में मैंने नेगोशिएट करवा लिया। तो सही है। ज़्यादा चला हुआ है क्या? 48,000 चला हुआ है। ठीक है चलो, 48,000 में तो क्या ही बिगड़ेगा, बस 2 हेलमेट ले लेते हैं। भाई यहाँ पता चल रहा है अच्छा खासा बसा हुआ शहर है, बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट, और गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी, फुल ट्रैफिक दिख रहा है। वो थोड़ा सा बाहर की साइड ना गांव वाला एरिया था,
तो लगभग 8-9 किलोमीटर दूर है हमारे रिजॉर्ट से। भाई ये नाइट मार्केट में है इंडियन रेस्टोरेंट ना, यहाँ से शुरू हो रहा है। क्या मस्त है यार एरिया। पता नहीं स्कूटी ले जाना अलाउड है कि नहीं है, ले तो आए हैं। चलो चलो चलो, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है बस। भाई अलग ही पूरा चांदना चांदना कर रखा है, ऐसा लग रहा है सुबह हो रही हो। मस्त देखना, वाइट वाइट लाइटें जला रखी है सबने, क्रेजी। अच्छी मार्केट है, ये भी एक्सप्लोर कर लेंगे अभी खाना खाने के बाद ना। तो भाई अंदर तो गलत ही घुसा ली थी हमने स्कूटी, वहाँ तो ना पार्किंग थी ना कुछ, तो बाहर अब रोड पे ही खड़ी करी है। रोड क्या मतलब, यहीं पे देखो सारे टू व्हीलर खड़े हुए हैं, यहीं लगा दिया। और अब अंदर पैदल पैदल जाके फिर इंडियन रेस्टोरेंट पहुँचना है। काफ़ी भाई चहल पहल वाला एरिया है, देखो ना सामने मस्त काफ़ी गाड़ियाँ भी है और टूरिस्ट भी सारे यहीं दिख रहे हैं। अभी 3-4 तो इंडियन कपल दिख गए, क्योंकि ज़्यादातर इंडियन यहाँ पे एज अ कपल हनीमून के लिए ही आते हैं। नॉर्मल ग्रुप वैसे दोस्तों वगैरह का कम ही दिखेगा इधर ना। मतलब हनीमून कपल्स के बीच में काफ़ी फेमस है ये आइलैंड, और एक्सपेंसिव भी नहीं है इतना, मतलब इतना सस्ता भी नहीं है और एक्सपेंसिव भी नहीं है। फ्रूट्स तो भाई साउथ ईस्ट एशिया की जितनी कंट्रीज है ना, भर भर के मिल जाते हैं। यहाँ पे भी देखो भाई एक से एक फ्रूट्स मिल रहे हैं मस्त मस्त। ये देखो नारियल पानी वगैरह। तो आज ये सब नहीं खा रहे, कल ट्राई करेंगे ये सब। आज तो सीधा भाई खाना खाना है जाके, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ क्योंकि। और नॉन वेज तो भाई मिल ही रहा है काफ़ी सारा। देखो मतलब भाई हर दुकानदार ने यहाँ पे वाइट बल्ब लगा रखे हैं, एलईडी, और इतने सारे लगा रखे हैं जिसकी वजह से पूरी रोड ही भाई जगमग जगमग हो रखी है। ये देखो जैसे ये सामने वाली दुकान है भाई, कितने सारे बल्ब है इनके यहाँ। एक ही दुकान पे कम से कम 15-20 बल्ब लगा रखे हैं, इसलिए भाई मस्त रोशनी रोशनी हो रही है। काफ़ी चीज़ें हैं वेज में। ये पोटैटो है देखो, जो ऐसे स्पाइरल सा बना के दे देते हैं ना, ये देखो भाई इस तरह से। और मनी एक्सचेंज है यहाँ पे। बाकी शॉपिंग के लिए तो है ही है, एक्सेसरीज वगैरह मिल रही है, खिलौने मिल रहे हैं। इधर देखोगे वैसे भी स्टोर्स है थोड़े बहुत, बैग्स वगैरह, चप्पल, जूते, क्रॉक्स देखना कितनी तरह की है भाई साहब। ओए होए होए, एक से एक वैरायटी है क्रॉक्स की, मज़ेदार। बाकी चलो अभी मेन टारगेट है खाना खाना। तो भाई यहाँ तक ले आए थे हम अपनी स्कूटी, फिर यहाँ से भगा दिया इन्होंने क्योंकि जगह ही नहीं थी ऑब्वियसली। और रेस्टोरेंट है इस तरफ यहाँ पर, तो यहाँ तो वैसे भी कहाँ ही जा पाएगी स्कूटी। लो भाई मिल गया रेस्टोरेंट, नाम है बॉम्बे इंडियन रेस्टोरेंट। चलो अंदर ही बैठते हैं, बाहर तो थोड़ी सी गर्मी है। लो जी लो, ये आ गया अपना पनीर लबाबदार, साथ में बटर नान। मैंने तो बटर रोटी मंगवाई है भाई, थोड़ा सा ना आटे वाली खाऊंगा तो हाजमा सही रहता है मस्त भाई। क्योंकि मैं फुकोक पहले नहीं आया था तो यहाँ का मैग्नेट नहीं था मेरे पास, तो फ्रिज मैग्नेट ले लिया। देखो अलग अलग है ना, मस्त एकदम। चलो जी मार्केट घूम लिया, खाना वाना सब कुछ खा लिया है। अभी फ़िलहाल मेरे को करवाने हैं बाल अपने कट और बियर्ड ट्रिमिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आने से पहले ट्यूसडे पड़ रहा था, उस दिन मैं कटवा नहीं पाया इंडिया में, अब बढ़ गई 8-10 दिन में इतनी, तो मैंने कहा यहीं कटवा लेते हैं। ये मिल गया भाई एक सलून, पता नहीं लड़कियों की फ़ोटो बनी हुई है। अब ये मेरे बाल काटेंगे कि नहीं पूछना पड़ेगा। चलो भाई हेयर कट और बियर्ड ट्रिमिंग का तो काम हो गया। इनको समझा देता हूँ, बस साइड से छोटे चाहिए और बस मशीन मारनी है एक नंबर। चलो भाई चलो, हेयर कट और बियर ट्रिमिंग दोनों हो गई है, ठीक ठाक ही कर दी। मतलब बढ़िया तो नहीं है पर इतनी बेकार भी नहीं है। भाई यहाँ से ड्रैगन फ्रूट ले लिया है, 1 किलो है 40,000 का, और ऐसी आम भी है 1 किलो 40,000 का, तो दोनों एक एक पीस ले लिए, 63,000 में आ गए। और कटिंग के यहाँ पे है भाई 60,000 और बियर ट्रिमिंग के है 40,000, तो दोनों चीज़ों के 1 लाख, यानी कि इंडिया के 350 रुपये। काफ़ी सस्ता है, क्योंकि मैंने मिडिल ईस्ट में जितनी भी जगह करवाया, मिडिल ईस्ट में थोड़ी यूरोप साइड जितनी जगह करवाओ, बियर्ड और बालों का 1,000-1,200 रुपये बन जाते हैं इंडिया के। यहाँ 350-400 में काम हो गया बढ़िया। चलो जी चलो, स्कूटर उठाते हैं अपना और वापस चलते हैं। बाकी जी खत्म करते हैं इस वाली वीडियो को। कल आपको मैं फुकेक आइलैंड का जो भी टूर है, जितनी भी चीज़ें है घूमने फिरने वाली, सब एक ही दिन एक ही वीडियो में दिखा दूंगा।
क्योंकि है तो हम यहाँ 4 दिन, बट 3-4 दिन की एक ही कंबाइंड वीडियो बनाऊंगा अच्छे से, ताकि सब कुछ कवर हो जाए, प्रॉपर गाइड बन जाए यहाँ पे जो भी आना चाहता है उनके लिए। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।